आपने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को मास्टर कर लिया है, पेज टेबल लेआउट्स को मेमोराइज कर लिया है और एग्जाम कंडीशंस के तहत डिस्क हेड मूवमेंट्स को कैसे नेविगेट करना है ये सीख लिया है। अब आपकी प्रिपरेशन के फाइनल स्टेज का समय है, यानी उस थियोरिटिकल नॉलेज को करियर डिफाइनिंग इंटरव्यू आंसर्स में बदलने का। चाहे आप किसी टॉप प्रोडक्ट कंपनी में टेक्निकल राउंड में जा रहे हों, किसी फैंग या मैंग सिस्टम आर्किटेक्चर इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हों, या ग्रेजुएट स्कूल में कॉन्सेप्चुअल वाइवा क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हों, इंटरव्यूअर्स सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि कोई कॉन्सेप्ट क्या है, वे ये जानना चाहते हैं कि उसे उस तरह से क्यों डिजाइन किया गया था, कर्नेल एज केसेज को कैसे हैंडल करता है और इंजीनियर्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में क्या ट्रेड ऑफ्स करते हैं। इस सेक्शन में हमने 20 सबसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है, जिन्हें 4 कोर आर्किटेक्चरल टीयर्स में ग्रुप किया गया है। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक इमीडिएट और क्रिस्प रिस्पॉन्स देने के लिए एक 30 सेकंड एलिवेटर पिच मिलेगी, जिसके बाद एक डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन होगा जो ट्रू इंजीनियरिंग डेप्थ को शोकेस करता है। सेक्शन ब्रेक। टीयर 1 फंडामेंटल्स और सिस्टम कॉल्स। क्वेश्चन 1, जब कोई प्रोसेस सिस्टम कॉल करती है तो अंडर द हुड स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। 30 सेकंड एलिवेटर पिच। एक सिस्टम कॉल यूजर मोड, रिंग 3 से कर्नेल मोड, रिंग 0 में एक कंट्रोल ट्रांजिशन है। यूजर एप्लीकेशन सिस्टम कॉल नंबर और आर्गुमेंट्स को स्पेसिफिक सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर करती है और एक सॉफ्टवेयर ट्रैप इंस्ट्रक्शन जैसे सिस्कॉल या int 0x80 को एग्जीक्यूट करती है। हार्डवेयर यूजर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को सेव करता है, थ्रेड के कर्नेल स्टैक पर स्विच करता है, प्रिविलेज लेवल को एलिवेट करता है और यूजर कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करने और रिटर्न होने से पहले प्रिविलेज सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्नेल के ट्रैप हैंडलर टेबल पर जंप करता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। यूजर स्पेस प्रिपरेशन। एप्लीकेशन हार्डवेयर रजिस्टर्स को पैरामीटर्स से भर देती है, जैसे कि x86-64 लिनक्स में रजिस्टर %r/ax को सिस्कॉल नंबर मिलता है, जबकि %r/di %r/si और %r/dx पैरामीटर्स रखते हैं। प्रिविलेज ट्रांजिशन ट्रैप। सीपीयू एक स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, जैसे x86-64 में सिस्कॉल या सिसेंटर। प्रोसेसर ऑटोमेटिकली रिटर्न एड्रेस यानी %RIP और फ्लैग्स को रजिस्टर स्टोरेज या कर्नेल स्टैक में सेव कर देता है। हार्डवेयर प्रिविलेज लेवल बिट को कर्नेल मोड यानी रिंग 0 पर सेट करता है और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यानी %RSP को यूजर स्टैक से कर्नेल स्टैक पर स्विच कर देता है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल राउटिंग। सीपीयू इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल यानी IDT या सिस्टम कॉल मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर यानी MSR में स्टोर किए गए एक प्रीडिफाइंड मेमोरी एड्रेस पर जंप करता है। कॉन्टेक्स्ट सेविंग और डिस्पैच। कर्नेल बचे हुए जनरल पर्पज यूजर रजिस्टर्स को कर्नेल स्टैक पर सेव करता है। %RAX के नंबर का यूज करके सिस कॉल टेबल एरे में टारगेट फंक्शन को ढूंढता है और सिस्टम कॉल रूटीन जैसे कि सिस रीड को एग्जीक्यूट करता है। रेस्टोरेशन और रिटर्न। एक बार काम खत्म होने पर रिटर्न वैल्यू को %RAX में रख दिया जाता है। कर्नेल सेव किए गए यूजर कॉन्टेक्स्ट को स्टैक से हटाता है और सिसरेट या IRATE एग्जीक्यूट करता है, जिससे प्रिविलेज लेवल वापस रिंग 3 पर आ जाता है और ट्रैप इंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद यूजर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिर से शुरू हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2, यूजर मोड और कर्नेल मोड में क्या डिफरेंस है और हार्डवेयर इसे कैसे एनफोर्स करता है। द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। यूजर मोड और कर्नेल मोड हार्डवेयर एनफोर्स्ड सीपीयू प्रिविलेज लेवल्स हैं। यूजर मोड एप्लीकेशन कोड को सीधे हार्डवेयर या एग्जीक्यूशन क्रिटिकल मेमोरी स्पेस को एक्सेस करने से रोकता है, जबकि कर्नेल मोड सभी सीपीयू इंस्ट्रक्शंस और फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस तक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है। हार्डवेयर इस बैरियर को सीपीयू के स्टेटस रजिस्टर में बने रिंग बिट्स के जरिए एनफोर्स करता है, जैसे कि x86 आर्किटेक्चर में करंट प्रिविलेज लेवल। यह डायग्राम x86 सीपीयू आर्किटेक्चर के हायरार्किकल प्रोटेक्शन डोमेन्स या प्रिविलेज रिंग्स को इलस्ट्रेट करता है। यह सेंटर में रिंग 0 को दिखाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के लिए हाईली प्रिविलेज्ड कर्नेल मोड को रिप्रेजेंट करता है। इसके चारों ओर डिवाइस ड्राइवर्स के लिए रिंग्स 1 और 2 हैं और सबसे बाहरी रिंग 3 है, जो यूजर मोड को रिप्रेजेंट करता है, जहां स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस और लाइब्रेरीज एग्जीक्यूट होते हैं। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। हार्डवेयर सीपीयू रिंग्स मॉडर्न प्रोसेसर्स हार्डवेयर रिंग्स यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x86 पर रिंग 0 वर्सेस रिंग 3 या ARM पर YL 0 वर्सेस YL 1 हार्डवेयर
हर इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन और मेमोरी रेफरेंस के लिए सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर्ड करंट। प्रिविलेज लेवल सीपीएल को चेक करता है। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे इंटरप्ट को डिसेबल करने के लिए CLI पेज टेबल बेस रजिस्टर्स जैसे CR3 को मॉडिफाई करना या डायरेक्ट IO पोर्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना सिर्फ तभी एग्जीक्यूट हो सकते हैं जब CPL 0 हो। उन्हें रिंग 3 में एग्जीक्यूट करने से जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट नंबर GP ट्रिगर होता है। मेमोरी प्रोटेक्शन पेज टेबल एंट्रीज में यूजर या सुपरवाइजर बिट्स होते हैं। अगर कोई यूजर मोड प्रोसेस सुपरवाइजर एक्सेस के लिए मार्क मेमोरी पेज को रीड या राइट करने की कोशिश करता है तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU एग्जीक्यूशन को रोक देता है और कर्नेल के लिए एक हार्डवेयर ट्रैप ट्रिगर करता है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 3 इंटरप्ट क्या है और OS हार्डवेयर इंटरप्ट्स वर्सेस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ट्रैप्स को कैसे हैंडल करता है। 30 सेकंड एलिवेटर पिक एक इंटरप्ट प्रोसेसर को भेजा गया एक एसिंक्रोनस सिग्नल है जो इसे किसी ऐसे इवेंट के बारे में नोटिफाई करता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत हो। हार्डवेयर इंटरप्ट्स फिजिकल पेरिफेरल डिवाइसेज जैसे डिस्क कंट्रोलर्स या नेटवर्क कार्ड्स द्वारा डेडिकेटेड हार्डवेयर लाइंस के जरिए जनरेट किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ट्रैप्स या एक्सेप्शंस सिंक्रोनस इवेंट्स होते हैं जो CPU द्वारा इंटरनली जनरेट किए जाते हैं जब वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जैसे J/0 एरर पेज्ड या एक्सप्लिसिट इंट इंस्ट्रक्शन। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलिंग। हार्डवेयर सिग्नल्स एक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC या APIC पर आते हैं जो CPU से कनेक्टेड एक IRQ लाइन को असर्ट करता है। अगर इंटरप्ट्स इनेबल्ड हैं तो CPU अपना करंट इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट करता है, फ्लैग्स और रिटर्न इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को स्टैक पर पुश करता है और IDT में सही इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR को लुकअप करने के लिए APIC द्वारा सप्लाई किए गए इंटरप्ट वेक्टर का यूज करता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ट्रैप्स और एक्सेप्शंस। ट्रैप्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में प्रेडिक्टेबल तरीके से होते हैं। फॉल्ट्स जैसे पेज फॉल्ट्स रिकवरेबल एक्सेप्शंस होते हैं जहां इंस्ट्रक्शन को रिट्राई किया जा सकता है। ट्रैप्स जैसे सिस्टम कॉल्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर रिटर्न करते हैं। एबॉट्स जैसे हार्डवेयर मेमोरी पैरिटी फेलियर नॉन रिकवरेबल सिस्टम क्रैशेस को इंडिकेट करते हैं। टॉप हाफ वर्सेस बॉटम हाफ प्रोसेसिंग। सिस्टम को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए मॉडर्न OS कर्नल्स हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलिंग को 2 फेजेस में स्प्लिट करते हैं। टॉप हाफ हार्ड IRQ ये इंटरप्ट्स डिसेबल्ड होने पर तुरंत रन होता है। ये हार्डवेयर को एक्नॉलेज करता है, क्रिटिकल डेटा को एक क्यू में रीड करता है और क्विकली एग्जिट करता है। बॉटम हाफ सॉफ्ट IRQ या टास्कलेट या वर्क क्यू ये हैवी लिफ्टिंग परफॉर्म करने के लिए, जैसे इनकमिंग नेटवर्क पैकेट्स को प्रोसेस करने के लिए कुछ ही देर बाद एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 4 क्या होता है जब कोई प्रोसेस फोर्क वर्सेस एग्जेक को इन्वोक करता है। कॉपी ऑन राइट COW फोर्क को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। फोर्क कॉलिंग प्रोसेस का एक क्लोन क्रिएट करता है उसके PCB पेज टेबल्स और फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल्स को डुप्लीकेट करके, जिससे एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनती है। एग्जेक कॉलिंग प्रोसेस के प्रोसेस इमेज कोड डेटा हीप स्टैक को डिस्क से लोड किए गए एक नए प्रोग्राम बाइनरी से रिप्लेस कर देता है। कॉपी ऑन राइट COW फिजिकल मेमोरी पेजेस को रीड ओनली शेयर करके फोर्क के दौरान फिजिकल मेमोरी को कॉपी करने की मैसिव परफॉर्मेंस कॉस्ट से बचाता है जब तक कि कोई भी प्रोसेस राइट करने की कोशिश नहीं करता। यह डायग्राम मेमोरी मैनेजमेंट में कॉपी ऑन राइट मैकेनिज्म को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे पेरेंट और चाइल्ड पेज टेबल्स शुरू में एक शेयर्ड फिजिकल फ्रेम की तरफ पॉइंट करते हैं जो रीड ओनली मार्क होता है। जब कोई प्रोसेस इस मेमोरी में लिखने की कोशिश करता है तो ये एक सिस्टम ट्रैप ट्रिगर करता है जो एक नया फिजिकल फ्रेम एलोकेट करता है और राइटिंग प्रोसेस के लिए डेटा कंटेंट को डुप्लीकेट कर देता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। विदाउट कॉपी ऑन राइट एक नाइव फोर्क पेरेंट प्रोसेस के पूरे फिजिकल रैम फुटप्रिंट को डुप्लीकेट कर देगा, जिससे बहुत ज्यादा लेटेंसी और गंभीर मेमोरी वेस्ट होगी, खासकर इसलिए क्योंकि ज्यादातर फोर्क कॉल्स के तुरंत बाद ही एक्सेक कॉल होती है। COW मैकेनिज्म फोर्क के दौरान कर्नल सिर्फ पेरेंट की पेज टेबल एंट्रीज को डुप्लीकेट करता है, न कि अंडरलाइंग फिजिकल पेजेस को। कर्नल पेरेंट और चाइल्ड दोनों पेज टेबल्स में सभी शेयर्ड फिजिकल फ्रेम्स को रीड ओनली की तरह मार्क कर देता है। अगर कोई भी प्रोसेस किसी राइट प्रोटेक्टेड शेयर्ड पेज को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है
तो MMU एग्जीक्यूशन रोक देता है और एक पेज फॉल्ट एक्सेप्शन ट्रिगर करता है। OS कर्नल इस फॉल्ट को कैच करता है, चेक करता है कि फॉल्टिंग मेमोरी रीजन एक वैलिड राइट एक्सेसिबल वर्चुअल मेमोरी है या नहीं। एक नया फिजिकल फ्रेम एलोकेट करता है, 4 किलोबाइट मेमोरी कंटेंट्स को कॉपी करता है और फॉल्टिंग प्रोसेस की पेज टेबल को अपडेट करके इस नए फ्रेम की तरफ पॉइंट कर देता है जिसमें रीड राइट परमिशन होती हैं। फॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन को बिना किसी रुकावट के दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 5, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, कौन से रजिस्टर्स या स्टेट सेव होते हैं और ये एक्सपेंसिव क्यों है। द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। एक कॉन्टेक्स्ट स्विच किसी रनिंग थ्रेड या प्रोसेस के एग्जीक्यूशन स्टेट यानी कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करने का प्रोसेस है ताकि इसे बाद में रिज्यूम किया जा सके और किसी दूसरे प्री सिलेक्टेड प्रोसेस स्टेट को रिस्टोर करने का प्रोसेस है। ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट CPU साइकिल ओवरहेड होता है, जैसे रजिस्टर स्टेट को सेव या रिस्टोर करना, कर्नल स्टैक सेटअप, शेड्यूलर कंप्यूटेशन और इनडायरेक्ट कैशे इनवैलिडेशन ओवरहेड TLB मिसेस CPU L1 L2 या L3 कैशे मिसेस। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। सेवेड स्टेट में ये सब शामिल हैं। आर्किटेक्चरल रजिस्टर्स जैसे प्रोग्राम काउंटर जो कि IP या PC है, स्टैक पॉइंटर यानी ASP जनरल पर्पस रजिस्टर्स जैसे AX RBX एटसेट्रा और फ्लैग रजिस्टर्स। कंट्रोल रजिस्टर्स जैसे पेज टेबल बेस रजिस्टर फॉर एग्जाम्पल X86 पर CR3 जो पेज टेबल का फिजिकल रूट एड्रेस होल्ड करता है। कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लॉक यानी PCB या टास्क स्ट्रक्ट में प्रोसेस स्टेटस चेंजेस। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। डायरेक्ट कॉस्ट्स यानी रजिस्टर सेट्स को मेमोरी में सेव और रिस्टोर करना, नेक्स्ट कैंडिडेट चुनने के लिए शेड्यूलर एल्गोरिदम रन करना और CPU रजिस्टर स्टेट को अपडेट करना जिसमें लगभग 1 to 3 माइक्रोसेकंड्स लगते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट्स जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, जब प्रोसेस चेंज होते हैं तो CR3 रजिस्टर अपडेट होता है जिससे ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर यानी TLB में नॉन ग्लोबल एंट्रीज ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाती हैं। नए शेड्यूल्ड प्रोसेस को TLB मैसेज और CPU कैशे मैसेज जैसे ALN या AL2 डेटा कैशे कोल्ड हिट्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन पाथ मेमोरी को हार्डवेयर कैशे में खींचता है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स के लिए थ्रूपुट कम हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। टीयर 2 प्रोसेसेस, थ्रेड्स और कंकरेंसी। क्वेश्चन 6, एक प्रोसेस और थ्रेड के बीच डिफरेंस एक्सप्लेन कीजिए और यूजर लेवल थ्रेड्स यानी ULT को कर्नल लेवल थ्रेड्स यानी कि LTK के साथ कॉन्ट्रास्ट कीजिए। द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। एक प्रोसेस अपनी खुद की आइसोलेटेड एड्रेस स्पेस फाइल हैंडल्स और IPC मैकेनिज्म के साथ एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस होता है। एक थ्रेड OS द्वारा शेड्यूल्ड एग्जीक्यूशन की सबसे छोटी यूनिट होती है जो पेरेंट प्रोसेस के अंदर कोड डेटा और सिस्टम रिसोर्सेज को शेयर करती है और सिर्फ अपना खुद का प्राइवेट स्टैक और रजिस्टर स्टेट मेंटेन करती है। यूजर लेवल थ्रेड्स यानी ULT को OS कर्नल की अवेयरनेस के बिना एक यूजर स्पेस रनटाइम लाइब्रेरी द्वारा मैनेज किया जाता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचेस काफ़ी आसान और सस्ते होते हैं, लेकिन वे मल्टी कोर पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज नहीं कर सकते। कर्नल लेवल थ्रेड्स यानी कि LT को सीधे कर्नल शेड्यूलर द्वारा मैनेज किया जाता है जिससे ट्रू मल्टी कोर पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें सिस्टम कॉल स्विच ओवरहेड आता है। यह डायग्राम 2 थ्रेडिंग मॉडल्स को कंपेयर करता है जो है मेनी टू 1 यूजर लेवल थ्रेड्स और 1 to 1 कर्नल लेवल थ्रेड्स। मेनी टू 1 मॉडल मल्टीपल यूजर थ्रेड्स को एक सिंगल CPU कोर पर एक सिंगल कर्नल थ्रेड से मैप करता है, जबकि 1 to 1 मॉडल हर यूजर थ्रेड को डायरेक्टली उसके अपने डेडिकेटेड कर्नल थ्रेड से मैप करता है, जिससे मल्टीपल CPU कोर्स पर पैरेलल एग्जीक्यूशन इनेबल होता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। यह टेबल यूजर लेवल थ्रेड्स या ULT और कर्नेल लेवल थ्रेड्स या कि LT को 5 की मैट्रिक्स के अक्रॉस कंपेयर करती है। मैनेजमेंट के लिए यूजर लेवल थ्रेड्स यूजर स्पेस लाइब्रेरीज जैसे कि POSIXG ANUP थ्रेड्स द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जबकि कर्नेल लेवल थ्रेड्स डायरेक्टली नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल स्पेस शेड्यूलर द्वारा हैंडल किए जाते हैं। कर्नेल अवेयरनेस के मामले में कर्नेल सिर्फ 1 प्रोसेस को देखता है और यूजर लेवल थ्रेड्स के इंटरनल थ्रेड स्ट्रक्चर से अनअवेयर रहता है, जबकि यह अवेलेबल CPU कोर्स पर हर इंडिविजुअल कर्नेल लेवल थ्रेड को शेड्यूल करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड के टर्म्स में यूजर लेवल थ्रेड्स एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं जो बिना किसी सिस्टम कॉल के यूजर स्पेस में सिर्फ प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और रजिस्टर्स को सेव करते हैं। इसके अपोजिट
कर्नेल लेवल थ्रेड्स में मॉडरेट ओवरहेड होता है क्योंकि उन्हें कर्नेल स्पेस में प्रिविलेज एस्केलेशन की जरूरत होती है। यूजर लेवल थ्रेड्स के ब्लॉकिंग बिहेवियर में एक मेजर फ्लॉ यह है कि अगर वन थ्रेड किसी सी ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करता है तो एंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। इसके अपोजिट, अगर वन कर्नेल लेवल थ्रेड ब्लॉक होता है तो कर्नेल सिंपली उस प्रोसेस के दूसरे थ्रेड को शेड्यूल कर देता है। फाइनली, मल्टी कोर स्केलिंग के लिए यूजर लेवल थ्रेड्स हार्डवेयर सिमेट्री को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और वन सीपीयू कोर तक ही लिमिटेड होते हैं, जबकि कर्नेल लेवल थ्रेड्स कॉन्करेंटली मल्टी कोर पैरेललिज्म का फुली लेवरेज उठाते हैं। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 7, रेस कंडीशन क्या है और म्यूटेक्सेस काउंटिंग सेमाफोर्स से कैसे अलग हैं? द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। एक रेस कंडीशन तब होती है जब मल्टीपल कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड्स शेयर्ड डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करते हैं और फाइनल आउटपुट थ्रेड एग्जीक्यूशन की प्रिसाइज टाइमिंग या ऑर्डर पर डिपेंड करता है। एक म्यूटेक्स यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक एक बाइनरी लॉक मैकेनिज्म है जो एक सिंगल थ्रेड के पास होता है और इसका यूज क्रिटिकल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक काउंटिंग सेमाफोर एक सिग्नलिंग प्रिमिटिव है जो एक इंटीजर वैल्यू n के साथ इनिशियलाइज होता है जो अवेलेबल शेयर्ड यूनिट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे n कॉन्करेंट एक्सेस थ्रेड्स तक की परमिशन मिलती है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन की डिस्टिंक्शंस। ओनरशिप कॉन्सेप्ट। एक म्यूटेक्स में एक ओनरशिप एट्रीब्यूट होता है। सिर्फ वही एग्जैक्ट थ्रेड जिसने म्यूटेक्स को सक्सेसफुली लॉक या एक्वायर किया है उसे इसे अनलॉक या रिलीज करने की परमिशन होती है। एक सेमाफोर में कोई ओनरशिप नहीं होती। कोई भी थ्रेड काउंट बढ़ाने के लिए सिग्नल या सिम पोस्ट को इन्वोक कर सकता है भले ही उसने वेट या सेम वेट को कॉल न किया हो। यूज केस सिनेरियोज। शेयर्ड वेरिएबल्स या स्ट्रक्चर्स के लिए एक्सक्लूसिव क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस एनफोर्स करने के लिए म्यूटेक्स का यूज करें। काउंटेबल पूल इंस्टेंसेस को ट्रैक करने के लिए सेमाफोर का यूज करें, जैसे कि बफर स्लॉट टोकन्स या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थ्रेड्स के बीच इवेंट कंप्लीशंस को सिग्नल करने के लिए। प्रायोरिटी इन्वर्शन वल्नरेबिलिटी। क्योंकि म्यूटेक्सेस ओनरशिप को ट्रैक करते हैं, इसलिए ओएस कर्नल्स प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेमाफोर्स प्रायोरिटी इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिलीज करने वाले थ्रेड के बारे में पहले से पता नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 8, कंडीशन वेरिएबल क्या है और स्प्यूरियस वेकअप क्या होता है? हमें एक व्हाइल लूप में कंडीशन वेरिएबल्स को टेस्ट क्यों करना चाहिए? द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। एक कंडीशन वेरिएबल एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है जो थ्रेड्स को तब तक सेफली एग्जीक्यूशन सस्पेंड करने देता है जब तक कि कोई एप्लीकेशन प्रेडिकेट कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। एक स्प्यूरियस वेकअप तब होता है जब एक वेटिंग थ्रेड बिना किसी दूसरे थ्रेड द्वारा दिए गए एक्सप्लिसिट सिग्नल या ब्रॉडकास्ट के ही अपनी स्लीपिंग स्टेट से जाग जाता है। हम स्प्यूरियस वेकअप्स और कंपीटिंग थ्रेड्स की वजह से होने वाले स्टेट चेंजेस को हैंडल करने के लिए जागने पर प्रेडिकेट कंडीशन को रीइवैल्यूएट करने के लिए इफ स्टेटमेंट की जगह व्हाइल लूप का यूज करते हैं। यह सी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता है कि एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में शेयर्ड डेटा क्यू से किसी आइटम को सेफली कैसे रिट्रीव किया जाए। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक और एक कंडीशन वेरिएबल का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें क्यू के खाली न रहने तक वेट करने के लिए एक लूप का यूज किया जाता है जो आइटम को रिट्रीव करने और लॉक को रिलीज करने से पहले स्पूरियस वेकअप से प्रोटेक्ट करता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। क्यों पी थ्रेड कॉन्डवेट को एक म्यूटेक्स की जरूरत होती है? यह एसोसिएटेड म्यूटेक्स को एटॉमिकली अनलॉक करता है और कॉलिंग थ्रेड को कंडीशन वेरिएबल के वेट क्यू में डाल देता है। अनलॉकिंग और सोने जाने की प्रोसेस एटॉमिक होनी चाहिए ताकि उस रेस कंडीशन से बचा जा सके जहां थ्रेड द्वारा कंडीशन चेक करने के बाद लेकिन उसके एक्चुअल में सोने से पहले एक सिग्नल भेजा जाता है जिससे सिग्नल खो जाता है। स्प्यूरियस वेकअप्स के कारण कर्नल इंप्लीमेंटेशन और मल्टी प्रोसेसर सिग्नल्स। मल्टी कोर सिस्टम्स पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हार्डवेयर इंटरप्ट्स या सिग्नल हैंडलर्स जैसे कि यूनिक्स पॉसिक्स सिग्नल्स एक इंटरप्टिबल स्लीप स्टेट को ब्रेक कर सकते हैं जिससे थ्रेड जल्दी जाग जाता है। मल्टी थ्रेडेड रेस कंडीशन मेसा मॉनिटर सिमेंटिक्स। अगर पी थ्रेड कॉन्ड ब्रॉडकास्ट 1 न्यूली एडेड आइटम के लिए वेट कर रहे 5 कंज्यूमर थ्रेड्स को जगाता है तो म्यूटेक्स को री एक्वायर करने वाला पहला थ्रेड आइटम ले लेता है। बाकी बचे 4 थ्रेड्स खाली क्यू के साथ जागेंगे। रूल। हमेशा पी थ्रेड कॉन्डवेट को व्हाइल नॉट प्रेडिकेट के अंदर रैप करें ताकि आगे बढ़ने से पहले ये गारंटी दी जा सके कि स्टेट कंडीशन होल्ड करती है। सेक्शन ब्रेक।
क्वेश्चन 9 डेडलॉक के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं और डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन एक दूसरे से कैसे अलग हैं। द 30-second एलिवेटर पिच। डेडलॉक एक ऐसा स्टेट है जहां प्रोसेस का एक सेट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उनमें से हर एक ऐसे रिसोर्स को होल्ड किए रहता है जिसकी रिक्वेस्ट दूसरे ने की है। डेडलॉक सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब 4 कॉफमैन कंडीशंस एक साथ पूरी हों, जो हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। प्रिवेंशन डिजाइन टाइम पर कम से कम एक कंडीशन को स्टैटिकली इनवैलिडेट कर देता है। अवॉइडेंस रन टाइम पर डायनेमिक स्टेट सेफ्टी को इवैल्यूएट करता है, फॉर एग्जाम्पल बैंकर्स एल्गोरिदम। डिटेक्शन और रिकवरी डेडलॉक्स को होने देती है, समय समय पर वेट फॉर ग्राफ्स के जरिए उन्हें डिटेक्ट करती है और प्रोसेस टर्मिनेशन या रिसोर्स प्रीएम्पशन के जरिए उन्हें रिजॉल्व करती है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। 4 कॉफमैन कंडीशंस इस प्रकार हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी रिसोर्सेज को एक साथ शेयर नहीं किया सकता। होल्ड एंड वेट, यानी रिसोर्सेज को होल्ड करने वाला एक प्रोसेस करंट रिसोर्सेज को रिलीज किए बिना एडिशनल रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। नो प्रीएम्पशन, यानी किसी प्रोसेस से रिसोर्सेज को जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, उसे खुद ही उन्हें वॉलंटरीली रिलीज करना होगा। सर्कुलर वेट, यानी प्रोसेस की एक क्लोज्ड चेन होती है जहां हर प्रोसेस उस रिसोर्स को होल्ड किए रहता है जिसकी रिक्वेस्ट अगले प्रोसेस ने की है। आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ। प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज, सभी रिसोर्सेज को एक साथ एक्वायर करना जिससे होल्ड एंड वेट एलिमिनेट हो जाता है, या रिसोर्स एलोकेशन आईडीज पर एक टोटल ऑर्डरिंग लागू करना जिससे सर्कुलर वेट एलिमिनेट हो जाता है। इसका ट्रेड ऑफ यह है कि यह रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सिस्टम थ्रूपुट को काफी कम कर सकता है। अवॉइडेंस स्ट्रेटेजीज, प्रोसेस पहले ही मैक्सिमम रिसोर्स डिमांड्स को डिक्लेयर कर देते हैं। कर्नल रिक्वेस्ट्स ग्रांट करने से पहले सेफ्टी एल्गोरिदम चलाता है। इसका ट्रेड ऑफ है हाई रन टाइम ओवरहेड, बिग ओ ऑफ पी स्क्वेयर टाइम्स आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसके लिए पहले से ऐसी डिक्लेरेशंस की जरूरत होती है जिनका प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है। ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम, ज्यादातर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस इस प्रॉब्लम को ये मानकर इग्नोर कर देते हैं कि डेडलॉक्स इतने रेयर होते हैं कि प्रिवेंशन या अवॉइडेंस की परफॉर्मेंस पेनल्टी चुकाना फायदे का सौदा नहीं है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 10, प्रायोरिटी इन्वर्शन क्या है और प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल इसे कैसे सॉल्व करता है। द 30-second एलिवेटर पिच। प्रायोरिटी इन्वर्जन तब होता है जब एक हाई प्रायोरिटी थ्रेड इनडायरेक्टली एक लो प्रायोरिटी थ्रेड द्वारा ब्लॉक हो जाता है जिसने एक शेयर्ड रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, जबकि एक अनब्लॉक्ड मीडियम प्रायोरिटी थ्रेड लो प्रायोरिटी थ्रेड को प्रीएम्प्ट कर देता है जिससे इफेक्टिवली हाई प्रायोरिटी थ्रेड स्टार्व हो जाता है। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल इसे रिसॉल्व करता है लो प्रायोरिटी थ्रेड की एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी को डायनेमिकली बूस्ट करके, ताकि वह हाई प्रायोरिटी थ्रेड की प्रायोरिटी से मैच कर सके जब तक कि उसके पास लॉक रहता है। यह डायग्राम हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटी टास्क्स वाले एक प्रायोरिटी इन्वर्जन सिनेरियो की टाइमलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे बिना प्रायोरिटी इनहेरिटेंस के एक मीडियम प्रायोरिटी टास्क उस लो प्रायोरिटी टास्क को प्रीएम्प्ट कर सकता है जिसके पास हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए जरूरी लॉक है, जिससे इनडायरेक्टली हाई प्रायोरिटी टास्क स्टॉल हो जाता है। दूसरी तरफ यह दिखाता है कि कैसे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस लो प्रायोरिटी टास्क की प्रायोरिटी को इमीडिएटली बढ़ाकर हाई प्रायोरिटी टास्क के बराबर कर देता है और इस इश्यू को रिजॉल्व करता है जिससे मीडियम प्रायोरिटी टास्क इसे प्रीएम्प्ट नहीं कर पाता और हाई प्रायोरिटी टास्क जल्दी रन हो जाता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसी सेम बग ने फेमसली 1997 में मार्स पाथफाइंडर स्पेसक्राफ्ट को फ्रीज कर दिया था, जहां एक इंफॉर्मेशन बस म्यूटेक्स के कारण कांस्टेंट सिस्टम रीसेट्स हो रहे थे। सिनेरियो। लो प्रायोरिटी थ्रेड टीएल एक शेयर्ड रिसोर्स लॉक एक्वायर करता है। हाई प्रायोरिटी थ्रेड टीएच वेकअप होता है और सेम रिसोर्स को लॉक करने की कोशिश करता है और टीएल का वेट करते हुए स्लीप मोड में चला जाता है। मीडियम प्रायोरिटी थ्रेड टीएम, जिसे लॉक की जरूरत नहीं है, आता है और टीएल को प्रीएम्प्ट कर देता है क्योंकि पीएम पीएल से ग्रेटर है। रिजल्ट। टीएम कंप्लीट होने तक रन करता है जबकि टीएल अनशेड्यूल्ड रहता है, जिससे टीएच को इंडेफिनेटली वेट करना पड़ता है, बावजूद इसके कि वह हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस सॉल्यूशन। जैसे ही टीएच टीएल के ऑन म्यूटेक्स पर वेट करते हुए ब्लॉक होता है
ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर टेम्परेरी रूप से टीएल की प्रायोरिटी को टीएच की प्रायोरिटी तक एलिवेट कर देता है। टीएम अब टीएल को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। जैसे ही टीएल म्यूटेक्स को रिलीज करता है, उसकी ओरिजिनल लो प्रायोरिटी रिस्टोर हो जाती है और टीएच इमीडिएटली लॉक एक्वायर करके एग्जीक्यूट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। टीयर 3 मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन 11 क्या होता है स्टेप बाय स्टेप जब एक प्रोसेस पेज फॉल्ट ट्रिगर करता है? द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। एक पेज फॉल्ट एक हार्डवेयर एक्सेप्शन है जिसे एमएमयू द्वारा तब रेज किया जाता है जब कोई प्रोसेस एक वर्चुअल मेमोरी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो करंटली एक वैलिड फिजिकल रैम फ्रेम से मैप नहीं है, वैलिड या इनवैलिड बिट 0 के इक्वल है। सीपीयू कर्नेल हैंडलर को ट्रैप करता है जो एड्रेस को वैलिडेट करता है, रैम से एक फ्री फिजिकल फ्रेम एलोकेट करता है, अगर जरूरत हो तो दूसरे फ्रेम को स्वैप आउट करता है, स्टोरेज से डेटा पॉपुलेट करता है, पेज टेबल एंट्री को अपडेट करता है, टीएलबी को फ्लश करता है और फॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। यह डायग्राम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज फॉल्ट को हैंडल करता है। जब कोई प्रोग्राम एक ऐसे वर्चुअल एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो करंटली फिजिकल मेमोरी में मैप्ड नहीं है, तो हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक इंटरप्ट ट्रिगर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर चेक करता है कि क्या एक्सेस वैलिड है। अगर एक्सेस इनवैलिड है तो प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए एक सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रिगर किया जाता है। अगर एक्सेस वैलिड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिजिकल मेमोरी फ्रेम एलोकेट करता है, डिस्क या स्वैप स्पेस से रिक्वायर्ड डेटा लोड करता है, पेज टेबल एंट्री को अपडेट करता है, ट्रांसलेशन लुकासाइड पार्कोर को क्लियर करता है और फाइनली उस इंस्ट्रक्शन को रिट्राई करता है जिसने ओरिजिनली फॉल्ट कॉज किया था। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। हार्डवेयर ट्रैप जनरेशन। सीपीयू पेज टेबल्स के जरिए एड्रेस ट्रांसलेशन की कोशिश करता है। प्रेजेंट बिट को 0 पर सेट पाकर एमएमयू एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देता है, फॉल्टिंग लीनियर एड्रेस को रजिस्टर CR2 में सेव करता है और एक्सेप्शन 14 PF जनरेट करता है। कॉन्टेक्स्ट सेव और लुकअप OS कर्नेल स्पेस में ट्रैप करता है, एप्लीकेशन रजिस्टर्स को सेव करता है। कर्नेल प्रोसेस के वर्चुअल मेमोरी एरिया VMA ट्री को इंस्पेक्ट करता है, ये चेक करने के लिए कि क्या एड्रेस एक वैलिड एलोकेटेड रेंज के अंदर है और क्या रिक्वेस्टेड ऑपरेशन रीड या राइट मेमोरी परमिशन से मैच करता है। अगर इनवैलिड है तो कर्नेल प्रोसेस को एक SIG/ACGV सेगमेंटेशन फॉल्ट सिग्नल भेजता है, फ्रेम एलोकेशन और पेज रीड। अगर वैलिड है तो कर्नेल फ्री फ्रेम लिस्ट से एक फ्री फिजिकल फ्रेम फेच करता है। अगर रैम फुल है तो ये एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करता है, फॉर एग्जाम्पल LRU या क्लॉक एक विक्टिम पेज को पिक करने के लिए। अगर ये डर्टी है तो इसे डिस्क पर राइट करता है और इसकी टेबल एंट्री को अपडेट करता है, IO फेच। कर्नेल न्यूली असाइंड फिजिकल फ्रेम में रिक्वायर्ड पेज कंटेंट्स को रीड करने के लिए डिस्क IO इशू करता है। फॉल्टिंग थ्रेड को IO कंप्लीशन का वेट करने के दौरान एक ब्लॉक्ड स्टेट में रख दिया जाता है। पेज टेबल अपडेट और इंस्ट्रक्शन रिज्यूम। एक बार रीड कंप्लीट होने पर कर्नेल फिजिकल फ्रेम एड्रेस को पेज टेबल एंट्री में राइट करता है, प्रेजेंट इक्वल टू 1 सेट करता है, TLB को फ्लश करता है और IRET को कॉल करता है। CPU उसी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन को री एग्जीक्यूट करता है जिसमें पहले फॉल्ट आया था। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 12 एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को एक्सप्लेन कीजिए और पेजिंग और सेगमेंटेशन इन्हें कैसे एड्रेस करते हैं। द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक्स रिक्वेस्टेड साइज से बड़े होते हैं, यानी एलोकेटेड बाउंड्रीज के अंदर वेस्टेड स्पेस। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब टोटल फ्री मेमोरी किसी एलोकेशन रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन स्पेस नॉन कॉन्टिगुअस फ्रेगमेंट्स में बंटा होता है, यानी एलोकेटेड बाउंड्रीज के बीच का वेस्टेड स्पेस। पेजिंग एलोकेशन साइजेस को यूनिफॉर्म फ्रेम्स में फिक्स करके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है, हालांकि इसकी वजह से फाइनल पेज पर माइनर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मेमोरी को वेरिएबल साइज के लॉजिकल यूनिट्स, कोड, स्टैक, डेटा में ऑर्गेनाइज करता है, जिससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन समय के साथ गंभीर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये फिक्स्ड साइज एलोकेशन सिस्टम्स में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोसेस 4 किलोबाइट्स पेजेस वाले सिस्टम पर 5 किलोबाइट्स मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है, तो उसे 2 पेजेस यानी टोटल 8 किलोबाइट्स मिलते हैं, जिससे सेकंड पेज फ्रेम के अंदर 3 किलोबाइट्स वेस्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन
ये कॉन्टिग्युअस डायनेमिक एलोकेशन सिस्टम्स में होता है। समय के साथ डायनेमिक ब्लॉक्स को एलोकेट और फ्री करने से फिजिकल मेमोरी में फ्री मेमोरी के छोटे छोटे होल्स बिखर जाते हैं। एक कॉन्टिग्युअस 10 मेगाबाइट्स ब्लॉक की रिक्वेस्ट फेल हो सकती है, भले ही टोटल 50 मेगाबाइट्स मेमोरी फ्री हो। मॉडर्न हाइब्रिड वर्चुअल मेमोरी सॉल्यूशन मॉडर्न ओएस आर्किटेक्चर प्योर पेजिंग या x86 फ्लैट मेमोरी मॉडल्स के तहत सेगमेंटेड पेजिंग का यूज करते हैं, क्योंकि फाइनल 4 किलोबाइट्स पेज पर माइनर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हैंडल करना। सेगमेंटेड सिस्टम्स में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को क्लीन करने के लिए जरूरी एक्सपेंसिव मेमोरी कॉम्पैक्शन कॉस्ट्स को झेलने से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 13, थ्रेशिंग क्या है? वर्किंग सेट मॉडल के जरिए इसे कैसे डिटेक्ट किया जाता है और ओएस इसे कैसे रिजॉल्व करता है? द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। थ्रेशिंग एक सीवियर सिस्टम डिग्रेडेशन स्टेट है जहां ओएस एक्चुअल एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बजाय डिस्क में पेजेस को स्वैप इन और आउट करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। यह तब होता है जब टोटल फिजिकल रैम सभी रनिंग प्रोसेसेज के कंबाइंड वर्किंग सेट्स यानी एक्टिवली रेफरेंस्ड मेमोरी पेजेस को होल्ड करने के लिए इनसफिशिएंट होती है। ओएस राइजिंग पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करके थ्रेशिंग को डिटेक्ट करता है और बचे हुए एक्टिव टास्क्स के लिए रैम फ्रेम्स फ्री करने के लिए पूरे के पूरे प्रोसेसेस को सस्पेंड या स्वैप करके इसे रिजॉल्व करता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में थ्रेशिंग क्लिफ फिनोमेना को दिखाता है। यह रनिंग प्रोसेसेस की संख्या और सीपीयू यूटिलाइजेशन के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसे जैसे और प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस होते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन इनिशियली बढ़ता है, लेकिन एक बार जब एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पार हो जाता है तो सिस्टम थ्रैशिंग शुरू कर देता है, जिसका मतलब है कि सीपीयू एक्चुअल काम एग्जीक्यूट करने के बजाय पेज फॉल्ट्स को हैंडल करने में अपना टाइम स्पेंड करता है, जिससे परफॉर्मेंस में एक शार्प ड्रॉप आता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। थ्रेशिंग की मैकेनिक्स। जैसे जैसे सीपीयू शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है, यानी और ज्यादा प्रोसेसेस ऐड करता है, हर प्रोसेस के लिए अवेलेबल फिजिकल रैम ड्रॉप हो जाती है। प्रोसेसेज कंटिन्यूअसली फॉल्ट करने लगते हैं, जिससे वे डिस्क वेट क्यूज में चले जाते हैं। जैसे ही प्रोसेसेज आईओ पर ब्लॉक होते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्रॉप हो जाता है। नाइवो इस शेड्यूलर सीपीयू यूटिलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए और भी ज्यादा प्रोसेसेज इंट्रोड्यूस करके रिएक्ट करता है, जिससे फ्रेम की शॉर्टेज और बढ़ जाती है और सिस्टम थ्रूपुट ऑलमोस्ट 0 पर कोलैप्स हो जाता है। द वर्किंग सेट मॉडल डेल्टा। ओएस एक पैरामीटर डेल्टा डिफाइन करता है जो रिसेंट पेज रेफरेंसेज की एक स्लाइडिंग विंडो को रिप्रेजेंट करता है। WSSI यानी प्रोसेस पीआई का वर्किंग सेट साइज, जो डेल्टा के दौरान एक्सेस किए गए टोटल डिस्टिंक्ट पेजेस हैं। D इक्वल टू द सम ऑफ WSSI यानी टोटल सिस्टम फ्रेम डिमांड। थ्रेशिंग क्राइटेरियन। अगर टोटल डिमांड D टोटल अवेलेबल फिजिकल फ्रेम्स से ज्यादा है, जहां D इज ग्रेटर देन M, तो थ्रेशिंग होना तय है। ओएस रिकवरी स्ट्रेटजी। कर्नेल लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को सेलेक्ट करता है, उनके थ्रेड एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करता है, उनके एलोकेटेड फ्रेम्स को पूरी तरह से डिस्क में स्वैप आउट कर देता है और उनके फ्री किए गए फ्रेम्स को बचे हुए प्रोसेसेज में तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करता है जब तक डिजली इज देन और इक्वल टू M न हो जाए। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 14, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर TLB कैसे काम करता है और मल्टीकोर सिस्टम्स में TLB शूटडाउन क्या होता है? 30 सेकंड एलिवेटर पिच। TLB एक हाई स्पीड हार्डवेयर एसोसिएटिव कैश है जो सीपीयू के MMU के अंदर बना होता है और रिसेंट वर्चुअल पेज नंबर यानी VPN से फिजिकल फ्रेम नंबर यानी PFN एड्रेस ट्रांसलेशंस को स्टोर करता है, जिससे मिन रैम में होने वाले स्लो मल्टी लेवल पेज टेबल लुकअप्स बाईपास हो जाते हैं। एक TLB शूटडाउन मल्टी कोर आर्किटेक्चर्स में तब होता है जब एक CPU कोर किसी पेज टेबल मैपिंग को मॉडिफाई करता है, जैसे कि पेज अनमैप या परमिशन चेंज, और उसे बाकी सभी CPU कोर्स को उस पेज के लिए अपने लोकल कैश TLB एंट्रीज को इनवैलिडेट करने के लिए फोर्स करने के लिए इंटर प्रोसेसर इंटरप्ट्स यानी IPI इशू करने पड़ते हैं। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। TLB हिट वर्सेस मिस डायनेमिक्स। TLB हिट इट ट्रांसलेशन 1 नैनोसेकंड से भी कम समय में हार्डवेयर में ही रिजॉल्व हो जाता है और फिजिकल मेमोरी एड्रेस तुरंत बन जाता है। TLB मिस MMU को हार्डवेयर पेज टेबल ट्री को वॉक करना पड़ता है, जिसके लिए x86 64 4 लेवल पेजिंग पर 4 अलग रैम रीड्स की जरूरत होती है
और मेमोरी एक्सेस कंप्लीट करने से पहले रिजल्टिंग मैपिंग को TLB में राइट किया जाता है। TLB शूटडाउन सीक्वेंस कोर 0 एक शेयर्ड पेज टेबल एंट्री को मॉडिफाई करता है, जैसे कि मन मैप को कॉल करना या किसी पेज को स्वैप्ड आउट मार्क करना। कोर 0 InvLPG जैसे इंस्ट्रक्शंस का यूज करके अपनी लोकल TLB एंट्री को क्लियर करता है। कोर 0 सिस्टम हार्डवेयर बस के जरिए कोर 1, कोर 2 और कोर 3 को एक TLB शूटडाउन इंटरप्रोसेसर इंटरप्ट यानी IPI भेजता है। रिसीव करने वाले कोर्स अपने करंट एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करते हैं। अपनी लोकल स्टेल TLB एंट्रीज को फ्लश करने के लिए InvLPG एग्जीक्यूट करते हैं, वापस एक IPI एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं और एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू करते हैं। कोर 0 सभी कोर्स के एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। कॉलर को कंट्रोल वापस देने से पहले ये प्रोसेस बड़े मल्टी कोर सर्वर्स में काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन लेटेंसी पैदा करता है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 15 वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसेस के बीच मेमोरी आइसोलेशन और सिक्योरिटी को कैसे इनेबल करती है। द 30-सेकंड एलिवेटर पिच वर्चुअल मेमोरी एक एप्लीकेशन के लॉजिकल मेमोरी एड्रेसेस को फिजिकल रैम से अलग करती है। हर प्रोसेस को अपना खुद का आइसोलेटेड वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया जाता है। उदाहरण के लिए 64 बिट सिस्टम्स पर 2 to the power of 64 बाइट्स। एड्रेस ट्रांसलेशन इन वर्चुअल एड्रेसेस को पेज टेबल्स के जरिए अलग अलग फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स से मैप करता है। चूंकि एक प्रोसेस की पेज टेबल में केवल उसी के लिए एलोकेटेड फिजिकल फ्रेम्स की मैपिंग होती है, इसलिए एक प्रोसेस के पास किसी दूसरे प्रोसेस के मेमोरी स्पेस को एड्रेस या एक्सेस करने की आर्किटेक्चरल एबिलिटी फिजिकली नहीं होती है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन MMU के जरिए हार्डवेयर एनफोर्समेंट हर पॉइंटर डिरेफरेंस का हार्डवेयर MMU द्वारा मैंडेटरी ट्रांसलेशन होता है। अगर कोई प्रोसेस अपने मैप्ड वर्चुअल स्पेस के बाहर का एड्रेस बनाने की कोशिश करता है तो पेज टेबल में एक वैलिड ट्रांसलेशन एंट्री नहीं होती है, जिससे तुरंत एक हार्डवेयर फॉल्ट PF ट्रिगर हो जाता है। पेज लेवल एक्सेस कंट्रोल बिट्स हर पेज टेबल एंट्री PTE में हार्डवेयर सिक्योरिटी फ्लैग्स होते हैं जो हर इंस्ट्रक्शन पर चेक किए जाते हैं। यूजर या सुपरवाइजर U या AS बिट ये यूजर मोड प्रोग्राम्स को अपर वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मैप्ड कर्नल मेमोरी मैपिंग्स को रीड या राइट करने से रोकता है। रीड या राइट R या W बिट ये रीड ओनली रीजन्स जैसे कि एग्जीक्यूटेबल कोड सेक्शंस में राइट करने से रोकता है। नो एग्जीक्यूट NX या XD बिट यह डेटा स्टोरेज के लिए डेजिग्नेटेड मेमोरी पेजेस जैसे कि स्टैक या हीप में लोकेटेड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने से रोकता है, जिससे कोड इंजेक्शन और शेल कोड एग्जीक्यूशन अटैक्स ब्लॉक हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक Tier 4 स्टोरेज फाइल सिस्टम्स और सिक्योरिटी क्वेश्चन 16 पोलिंग इंटरप्ट ड्रिवेन IO और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMI को कंपेयर करें। द 30-सेकंड एलिवेटर पिच पोलिंग में CPU को एक बिजी वेट लूप में डिवाइस रजिस्टर को लगातार चेक करना पड़ता है जब तक कि कोई IO ऑपरेशन पूरा न हो जाए, जिससे CPU साइकिल्स वेस्ट होती हैं। इंटरप्ट ड्रिवन IO CPU को फ्री कर देता है, क्योंकि जब डेटा रेडी होता है तो IO डिवाइस एक हार्डवेयर सिग्नल भेज देता है। हालांकि CPU को अभी भी डिवाइस और मेमोरी के बीच बाइट बाय बाइट डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या DMI में डेटा ट्रांसफर को पूरी तरह से ऑफलोड कर देता है। एक स्पेशलाइज्ड DMI कंट्रोलर बिना CPU इंटरवेंशन के मेमोरी ब्लॉक्स को सीधे पेरिफेरल्स और मेन रैम के बीच मूव करता है और पूरा ट्रांसफर खत्म होने पर केवल एक सिंगल इंटरप्ट ही इशू करता है। यह डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम्स में 3 प्राइमरी इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करता है, जो हैं पोलिंग, इंटरप्ट ड्रिवन और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पोलिंग में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक बिजी वेट लूप में कंटिन्यूअसली डिवाइस स्टेट्स को चेक करती है। इंटरप्ट ड्रिवन अप्रोच में जब डिवाइस रेडी होता है तो वह प्रोसेसर को एक इंटरप्ट सिग्नल के जरिए अलर्ट करता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में प्रोसेसर डेटा ब्लॉक ट्रांसफर्स को डायरेक्टली मेमोरी में हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करता है, जिससे प्रोसेसर दूसरे टास्क्स के लिए फ्री हो जाता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन यह टेबल पोलिंग, इंटरप्ट ड्रिवन IO और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या DMA को 3 की मैट्रिक्स के बेसिस पर कंपेयर करती है, जो हैं CPU ओवरहेड, डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म और आइडियल हार्डवेयर यूज केस। CPU ओवरहेड के लिए पोलिंग एक्सट्रीमली हाई है, जिससे 100% बिजी वेट CPU बर्न होता है। इंटरप्ट ड्रिवन IO में लो स्पीड IO के लिए लो ओवरहेड होता है, लेकिन हाई स्पीड ब्लॉक डेटा ट्रांसफर्स के लिए हाई ओवरहेड होता है। इसके अपोजिट DMA में मिनिमल ओवरहेड होता है, जिसमें CPU सिर्फ सेटअप और कंप्लीशन के टाइम ही इन्वॉल्व होता है। डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात करें तो पोलिंग में CPU को एक टाइट सॉफ्टवेयर लूप में डिवाइस रजिस्टर्स को रीड या राइट करना पड़ता है।
इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के साथ सीपीयू एक आईएसआर के अंदर बाइट बाय बाइट या वर्ड बाय वर्ड डेटा रीड या राइट करता है। डीएमए के लिए एक डीएमए कंट्रोलर मेमोरी बस साइकिल्स को ऑटोनॉमसली हैंडल करता है। फाइनली आइडियल हार्डवेयर यूजर केसेस को देखें तो पोलिंग अल्ट्रा लो लेटेंसी रियल टाइम एम्बेडेड हार्डवेयर कंट्रोल के लिए बेस्ट सूटेड है। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ कीबोर्ड्स, सीरियल पोर्ट्स और माइस जैसे लो बैंडविड्थ डिवाइसेस के लिए आइडियल है। डीएमए को एनवीएमई ड्राइव्स, एनआईसीस और जीपीयू जैसे हाई बैंडविड्थ ब्लॉक स्टोरेज डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 17 एक यूनिक्स फाइल सिस्टम आइनोड्स का यूज करके किसी फाइल के लिए डेटा ब्लॉक्स को कैसे लोकेट करता है और हार्ड लिंक्स वर्सेस सॉफ्ट या सिंबॉलिक लिंक्स क्या होते हैं। द 32nd एलिवेटर पिच ये है कि एक यूनिक्स आइनोड या इंडेक्स नोड एक फाइल के लिए सारा मेटाडेटा स्टोर करता है, जिसमें परमिशन, साइज और टाइम स्टैम्प्स शामिल हैं। साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर्स का एक एरे होता है जो फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स को रिजॉल्व करता है। एक हार्ड लिंक एक डायरेक्टरी एंट्री है जो डायरेक्टली किसी एग्जिस्टिंग फाइल के आइनोड नंबर को पॉइंट करती है और उसके लिंक काउंट को बढ़ा देती है और डेटा तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक कि लिंक काउंट 0 नहीं हो जाता। एक सॉफ्ट लिंक या सिमलिंक एक सेपरेट फाइल होती है जिसका अपना यूनिक आइनोड होता है जिसके डेटा ब्लॉक में टारगेट फाइल का स्ट्रिंग पाथ होता है। यह डायग्राम एक फाइल सिस्टम में हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स के बीच के कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे हार्ड लिंक्स के लिए मल्टीपल डायरेक्टरी एंट्रीज सीधे एक ही आइनोड और फिजिकल डेटा ब्लॉक की तरफ पॉइंट करती हैं, जिससे लिंक काउंट बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सॉफ्ट लिंक को उसके खुद के आइनोड के साथ एक सेपरेट डायरेक्टरी एंट्री के रूप में दिखाया गया है, जहां स्टोर डेटा सिर्फ ओरिजिनल फाइल की तरफ पॉइंट करने वाला फाइल पाथ होता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन आइनोड पॉइंटर ट्रैवर्सल मैकेनिक्स। एक आइनोड स्ट्रक्चर में स्मॉल फाइल्स के लिए डायरेक्ट पॉइंटर्स होते हैं। एक सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर जो पॉइंटर्स के एक ब्लॉक को पॉइंट करता है, एक डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर और लार्ज फाइल बाउंड्स को सपोर्ट करने के लिए एक ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर होता है। हार्ड लिंक एट्रीब्यूट्स मल्टीपल फाइल नेम्स बिल्कुल सेम आइनोड नंबर शेयर करते हैं। किसी भी हार्ड लिंक के जरिए कंटेंट को एडिट करने से ओरिजिनल फाइल डेटा डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाता है। फाइल सिस्टम बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया जा सकता क्योंकि आइनोड नंबर्स सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल सिस्टम या पार्टीशन के अंदर ही यूनिक होते हैं। डायरेक्टरी ग्राफ में साइकिल्स को प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्टरीज से लिंक नहीं किया जा सकता। सॉफ्ट सिंबॉलिक लिंक एट्रीब्यूट्स इसके पास एक डिस्टिंक्ट आइनोड नंबर और सेपरेट डेटा ब्लॉक होता है जो एक फाइल पाथ स्ट्रिंग को स्टोर करता है। ये डिफरेंट पार्टीशंस और नेटवर्क फाइल सिस्टम्स के पार पॉइंट कर सकता है। अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो सिमलिंक एक मिसिंग पाथ को पॉइंट करता रहता है, जिससे एक ब्रोकन लिंक क्रिएट होता है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 18 बफर ओवरफ्लो अटैक क्या है और स्टैक कैनरीज ASLR और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टैक्स NX इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं। द 32nd एलिवेटर पिच एक बफर ओवरफ्लो तब होता है जब कोई प्रोग्राम एक फिक्स्ड साइज स्टैक बफर में उससे ज्यादा डेटा राइट करता है जितना उसे होल्ड करने के लिए एलोकेट किया गया था, जिससे एडजेसेंट स्टैक मेमोरी ओवरराइट हो जाती है, जिसमें फंक्शन का सेव्ड फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस भी शामिल है। अटैकर्स इसका फायदा उठाकर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को मैलिशियस कोड पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। स्टैक कैनरीज फंक्शन रिटर्न से पहले करप्शन को डिटेक्ट करती हैं। ASLR जंप प्रेडिक्शन को रोकने के लिए मेमोरी लोकेशंस को रैंडमाइज करता है और NX या DP इंजेक्टेड कोड एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए स्टैक मेमोरी को नॉन एग्जीक्यूटेबल मार्क कर देता है। यह डायग्राम एक स्टैक बफर ओवरफ्लो अटैक के मैकेनिक्स को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक स्टैक कैनरी एक मिटिगेशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यह एक स्टैंडर्ड मेमोरी स्टैक फ्रेम लेआउट को, जिसमें पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस और बफर स्पेस होते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज्ड स्टैक के साथ कंपेयर करता है, जहां एक ओवरफ्लो पेलोड बफर को ओवरराइट कर देता है, प्रोटेक्टिव कैनरी वैल्यू को करप्ट करके एक सिक्योरिटी अबॉर्ट ट्रिगर करता है और रिटर्न एड्रेस को मैलिशियस कोड की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन द वल्नरेबिलिटी स्टैंडर्ड सी फंक्शंस जैसे strcpy या गेट्स बाउंड्री लिमिट्स चेक नहीं करते हैं। लोकल बफर के आगे लिखने से स्टैक पर सेव्ड रजिस्टर्स ओवरराइट हो जाते हैं। जब फंक्शन RET एग्जीक्यूट करता है तो CPU अटैकर के करप्टेड एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर %RIP में पॉप कर देता है, जिससे कंट्रोल पेलोड शेल कोड पर ट्रांसफर हो जाता है। मिटिगेशन 1 स्टैक कैनरीज
कंपाइलर सेव्ड रिटर्न एड्रेस से ठीक पहले स्टैक पर एक सीक्रेट रैंडम गार्ड वैल्यू यानी कैनरी इंसर्ट कर देता है। रिटर्न होने से पहले फंक्शन चेक करता है कि क्या कैनरी वैल्यू बदली गई थी। अगर ये मॉडिफाई हुई है तो करप्ट रिटर्न एड्रेस के यूज होने से पहले रन टाइम तुरंत एग्जीक्यूशन रोक देता है और स्टैक स्मैशिंग डिटेक्ट हो जाती है। मिटिगेशन टू ASLR यानी एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन। जब भी कोई एग्जीक्यूटेबल रन होता है तो कर्नल स्टैक हीप और लाइब्रेरीज की वर्चुअल बेस में मेमोरी लोकेशंस को रैंडमाइज कर देता है। अटैकर्स फंक्शंस या इंजेक्टेड बफ्स के बफर्स के एग्जैक्ट एड्रेस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मिटिगेशन 3 नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टैक NX या DEP। MMU स्टैक फिजिकल पेजेस को NX बिट इनेबल्ड के से साथ मार्क करता है। भले ही कोई अटैकर रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करके स्टैक पर मौजूद मैलिशियस शेल कोड की तरफ पॉइंट कर दे, फिर भी CPU उन पेजेस से कोड एग्जीक्यूट करने से मना कर देता है, जिससे एक हार्डवेयर एक्सेप्शन जनरेट होता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 19। सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस IO में क्या डिफरेंस है और EPOL जैसे मल्टीप्लेक्सिंग इंटरफेसेज नेटवर्क सर्वर्स को कैसे स्केल करते हैं? द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। सिंक्रोनस IO में कॉलिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन को तब तक ब्लॉक रखता है जब तक कि IO ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। एसिंक्रोनस IO में कॉलिंग थ्रेड एक ऑपरेशन शुरू करता है और तुरंत एग्जीक्यूशन जारी रखता है। डेटा रेडी होने पर कर्नल कॉलबैक्स या सिग्नल्स के जरिए एप्लीकेशन को नोटिफाई करता है। ट्रेडिशनल ब्लॉकिंग मॉडल्स को हर क्लाइंट सॉकेट के लिए एक थ्रेड की जरूरत होती है, जिससे स्केलेबिलिटी खराब होती है। EPOL जैसे इवेंट मल्टीप्सिंग टूल्स एक सिंगल थ्रेड को इवेंट नोटिफिकेशंस का यूज करके हजारों सॉकेट डिस्क्रिप्टर्स को एफिशिएंटली मॉनिटर करने की परमिशन देते हैं। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। सिलेक्ट या पोल के साथ स्केलिंग प्रॉब्लम। पुराने सिस्टम कॉल्स फाइल डिस्क्रिप्टर्स को लिस्ट्स में सीक्वेंशियली स्कैन करके इंस्पेक्ट करते हैं, जिससे हर पोलिंग कॉल पर O ऑफ n ओवरहेड ऐड आता है, जहां n ओपन सॉकेट्स का टोल काउंट है। EPOL सॉल्यूशन O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी। रेड ब्लैक ट्री रजिस्ट्रेशन। EPOL कंट्रोल सॉकेट्स को एक कर्नल मेंटेन रेड ब्लैक ट्री स्ट्रक्चर में एक बार रजिस्टर किया जाता है, जिससे हर कॉल पर यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में मैसिव डिस्क्रिप्टर एरेज पास करने की जरूरत खत्म हो जाती है। रेडी लिस्ट नोटिफिकेशन। EPOL वेट। जब हार्डवेयर डिवाइस इंटरप्ट्स किसी सॉकेट पर इनकमिंग डेटा को इंडिकेट करते हैं तो कर्नल उस सॉकेट को एक डेडिकेटेड डबली लिंक्ड रेडी लिस्ट में रख देता है। इंस्टेंट इवेंट फेचिंग। EPOL वेट सिंपली रेडी लिस्ट के आइटम्स को रिटर्न कर देता है O ऑफ के कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जहां के एक्टिव सॉकेट्स का नंबर है, जो एक सिंगल वर्कर थ्रेड को एफिशिएंटली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शंस को हैंडल करने की परमिशन देता है। फॉर एग्जांपल Nginx, Node.js रनटाइम इंजन्स। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 20। फाइल सिस्टम्स में क्रैश कंसिस्टेंसी इश्यू कैसे होता है और जर्नलिंग WAL और लॉग स्ट्रक्चर्ड फाइल सिस्टम्स इसे कैसे सॉल्व करते हैं? द 30 सेकंड एलिवेटर पिच। एक क्रैश कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम तब होती है जब अचानक पावर फेलियर या सिस्टम क्रैश फाइल सिस्टम को एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ देता है, क्योंकि एक मल्टी ब्लॉक राइट ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल डेटा ब्लॉक्स, inode टेबल्स और बिटमैप एलोकेशंस को अपडेट करना पार्शियली राइट हुआ था। जर्नलिंग राइट अहेड लॉगिंग ऑपरेशन अपडेट्स को मेन फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर्स में चेंजेस अप्लाई करने से पहले सीक्वेंशियली एक डेडिकेटेड लॉग एरिया में लिखकर इसे सॉल्व करता है। अगर कोई क्रैश होता है तो फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी रिस्टोर करने के लिए रीबूट के दौरान लॉग को रिप्ले करता है। यह डायग्राम एक जर्नलिंग फाइल सिस्टम में राइट ऑपरेशन के सीक्वेंशियल प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। सबसे पहले राइट ट्रांजैक्शन को राइट अहेड लॉगिंग का यूज करके जर्नल में लॉग किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट, डेटा, inode बिटमैप और कमिट स्टेटस को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद मॉडिफाइड ब्लॉक्स को जर्नल से डिस्क पर उनकी एक्चुअल लोकेशंस पर कॉपी करके ट्रांजैक्शन को चेक पॉइंट किया जाता है। फाइनली फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए जगह बनाने के लिए जर्नल में ट्रांजैक्शन एंट्री को फ्री कर दिया जाता है। डीप डाइव टेक्निकल ब्रेकडाउन। द प्रॉब्लम फाइल क्रिएशन एग्जाम्पल। एक फाइल क्रिएट करने के लिए डिस्क पर 3 अलग राइट्स की जरूरत होती है। 1 एलोकेट inode बिटमैप एंट्री, 2 राइट inode मेटाडेटा, 3 अपडेट पेरेंट डायरेक्टरी डेटा ब्लॉक। अगर स्टेप 1 के बाद पावर कट हो जाती है तो एक एलोकेटेड inode एक्सिस्ट करता है, जो किसी भी डायरेक्टरी से अनरीचेबल होता है, जिससे स्टोरेज लीक्स या करप्शन होता है। जर्नलिंग राइट अहेड लॉगिंग। ट्रांजैक्शन कमिट मेटाडेटा अपडेट्स को डिस्क पर एक डेडिकेटेड जर्नल लॉग एरिया में सीक्वेंशियली राइट करें, जो एक कमिट ब्लॉक के साथ एंड होता है।
चेक पॉइंटिंग एक बार जब ट्रांजैक्शन जर्नल में सेफली कमिट हो जाता है तो ओएस चेंजेस को उनके फाइनल फाइल सिस्टम लोकेशंस पर राइट करता है। क्रैश रिकवरी रीबूट होने पर अगर जर्नल में एक कंप्लीट कमिट ब्लॉक होता है तो ओएस उन ब्लॉक्स को रिप्ले करता है यानी रीडू। अगर कमिट ब्लॉक लिखे जाने से पहले क्रैश हो गया था तो अनकमिटेड एंट्रीज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है यानी अनडू, जिससे फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी इंश्योर होती है। लॉग स्ट्रक्चर्ड फाइल सिस्टम्स एलएफएस डेटा को इन प्लेस अपडेट करने के बजाय एक एलएफएस सभी अपडेट्स डेटा आइनोड्स मेटाडेटा को बफर करता है और उन्हें डिस्क के एंड में कॉन्टिगुअस लॉग सेगमेंट्स में सीक्वेंशियली राइट करता है। ये रैंडम राइट्स को हाई स्पीड सीक्वेंशियल राइट्स में कन्वर्ट करता है और इन प्लेस क्रैश इनकंसिस्टेंसी को पूरी तरह से अवॉइड करता है। सेक्शन ब्रेक। मास्टर माइंडसेट किसी भी ओएस इंटरव्यू क्वेश्चन को कैसे क्रश करें। जैसे ही आप अपने इंटरव्यूज में कदम रखते हैं, याद रखें कि टॉप इंजीनियरिंग टीम्स टेक्स्ट बुक रोबोटिक मेमोराइजेशन नहीं ढूंढ रही हैं, वे सिस्टम लेवल थिंकिंग देखना चाहते हैं। मेंटल मॉडल से स्टार्ट करें। पहले आर्किटेक्चरल पिक्चर पेंट करें, फॉर एग्जाम्पल रिंग लेवल्स, एमएमयू स्टेप्स, थ्रेड बाउंड्रीज। एक्सप्लेन द व्हाई, एक्सप्लेन करें कि कोई डिजाइन पैटर्न क्यों अडॉप्ट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, हम फोर्क के दौरान अननेसेसरी फिजिकल मेमोरी को कॉपी करने से बचने के लिए कॉपी ऑन राइट का यूज करते हैं। ट्रेड ऑफ्स को एक्नॉलेज करें, मेंशन करें कि कोई फीचर गेन करने के लिए एक सिस्टम क्या गिव अप करता है। फॉर एग्जाम्पल, कर्नल थ्रेड्स पैरेलल कोर स्केलिंग को इनेबल करते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से सिस्टम कॉल ओवरहेड होता है। अब आपके पास एक्सेल करने के लिए जरूरी फाउंडेशनल थ्योरी, मैथमेटिकल फॉर्मूलास और टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस हैं। अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखें, हर प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली अप्रोच करें और इंजीनियरिंग कॉन्फिडेंस के साथ लीड करें। गुड लक।